इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से पहले तैयारी करके बैठे होंगे। कुछ लोग ऐसे जिनको मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, मैसेज डाल रहा हूँ, तो उनको धक्का दिया कि आपको वेव फ्रंट बनाना तो आप सबसे पहले क्या बनाया करें, लाइट रे। अगर पूछा जाए कॉन्वेक्स लेंस के केस में रेडियस ऑफ वेव फ्रंट क्या फोकल लेंथ के बराबर होगी, जी हाँ, आज या कल एक आज वीडियो आ जाएगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट आउट हो जाए उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। उसमें आगे की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले दो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 7 तक। चैप्टर 8 का जो पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे ऑब्वियसली डेरिवेशन के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑल। रे ऑप्टिक्स जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला। फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो आप रे ऑप्टिक्स में ये दो चीज़ें जरूर देख लीजिएगा। एक TIR रिलेटेड स्टफ, इस पर सवाल आना तय है, और दूसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसको ज़रूर देख लें और कुछ देखें ना देखें। और एक लेंस मेकर फॉर्मूला एट फर्स्ट, चलो वो तो डेरिवेशन में, बट थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डायग्राम देख लीजिएगा और ये TIR रिलेटेड स्टफ, राइट। आगे देखते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेव फ्रंट। तो देखो वेव फ्रंट क्या है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में वेव का पहला वाला हिस्सा, जैसे मैं आपसे एक हमेशा कहता हूँ कि ये बल्ब है, ये और ये आदमी खड़ा है, इसके पास लाइट तो आ ही रही ना। अब इसको बताने के दो रास्ते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन से आ रही, कुछ लोग कहते हैं वेव। जो लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन आ रही वो समझाने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, रे ऑफ लाइट। लेकिन जो लोग कहते हैं वेव के फॉर्म में आ रही उसको समझाने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वेव फ्रंट। याद रखना, सच में ना रे एग्जिस्ट करती है, नहीं कोई वेव फ्रंट एग्जिस्ट करता है, ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल टूल है, राइट। आगे अगर हम लोग समझे वेव फ्रंट की डेफिनेशन, तो अगर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूँ, जैसे अगर आप सब लोग देखो, मैं यहाँ पे एक लेट से यहाँ पे एक स्टोन ड्रॉप करूँ, एक ईटा ड्रॉप करूँ, तो ये मान लो पूरे में पानी भरा हो, ठीक। ईटा ड्रॉप करेंगे तो वो पानी क्या होगा, चारों तरफ जाएगा। तो अगर मैं कोई भी एक पार्टिकल को पकड़ लूँ, लेट से कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस पार्टिकल को यहाँ पकड़ लिया इसको, तो मुझे बताइए ये बाहर की तरफ जा रहा होगा, यस, ये भी बाहर की तरफ जा रहा होगा, यस। तो अगर आप बहुत ढंग से देखोगे, मैं 2-3 पार्टिकल पकड़ लेता हूँ, 1 2 3, तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, राइट। और अगर पानी उठा हुआ वहाँ पे ईटा गिरा तो पानी उठा होता है, एक सर्किल बन जाता, तो या तो सारे पानी उठे हुए होंगे या तो सारे पानी दबे होंगे। इसका मतलब सबका क्या सेम होगा, फेज़। तो ऐसी कोई भी सरफेस जिसपे सब पार्टिकल का फेज सेम हो उसे बोलते हैं वेव फ्रंट। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइए। दे मे आस्क व्हाट इज द वेव फ्रंट, तो ऐसा कोई भी सरफेस जिसपे सारे पार्टिकल्स का फेज क्या हो, सेम। तो ऑब्वियसली 2023 में क्वेश्चन पूछा गया CBSE में कि दो पार्टिकल अगर है जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा किसी एक फेज पे, किसी एक वेव फ्रंट पे। फिर आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, बड़ा ज़रूरी पूछा जा सकता है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, ठीक। लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, राइट। और पैरेलल लाइट का वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। तो आपको कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। याद करो, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस कैसा लेते थे, स्फेरिकल। लाइन चार्ज इनफाइनाइट के लिए कैसी गॉसियन सरफेस लेते थे, सिलेंड्रिकल। अगर याद हो तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जब थी तो इनफाइनाइट शीट था कि नहीं, राइट। तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। एक बात और ज़रूरी है जो शायद यहाँ लिखी ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि लाइट रे और वेव फ्रंट के बीच का परपेंडिकुलर एंगल होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 2-3 जगह, देखिए इधर। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल, ये देखो 90 डिग्री। ये सारे वेव फ्रंट है, ये भी 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 वेव फ्रंट। बेसिकली क्या है, किसी टाइम पे कैसे वेव की तरह आगे बढ़ रही। तो जब लाइट है, बल्ब ऑन होता है तो लाइट मेरे पास आती है ना, तो ऑब्वियसली किसी टाइम पे यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे धीमे धीमे प्रोपगेट कर रहा है, जैसे रे प्रोपगेट करती है, राइट। अगर लाइन सोर्स है, एक रॉड है, मान लीजिए एक रॉड है, तो उसमें लाइट कैसे आगे बढ़ेगी, सिलेंडर के फॉर्म पे। और अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो उसको हम लोग मानते हैं ये, क्योंकि अगर देखो तो 90 डिग्री यही सरफेस बना रहा है। तो रट लीजिएगा, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल, पैरेलल लाइट का वेव फ्रंट प्लेन, ठीक है। इसको रटे रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आता है इंपॉर्टेंट हाइगेंस प्रिंसिपल। देखो पहले तो पूरा मुद्दा समझ लो, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है। हाइगेंस प्रिंसिपल बेसिकली ये बता रहा है कि लाइट एज अ वेव कैसे आगे बढ़ेगी, बस सिंपल है। मतलब एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ, लाइट एज अ वेव कैसे आगे बढ़ रही है, एज अ वेव कैसे आगे बढ़ रही है, वेव फ्रंट के फॉर्म में कैसे आगे बढ़ रही है, वेव के फॉर्म में कैसे आगे बढ़ रही है, उसी बात को समझाने के लिए हाइगेंस प्रिंसिपल है, प्लेन एंड सिंपल, राइट। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, देखो ये यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, राइट। तो अगर मैं कोई ईटा ड्रॉप कर दूँ या कुछ भी ड्रॉप कर दूँ, मुझे बताओ क्या एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, नहीं, क्योंकि हम लोग रट ही चुके हैं पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल, राइट। तो मान लेते हैं ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है, दिस वन, ये तुम कहोगे स्फीयर का आधा पार्ट क्यों, पूरा ड्रॉप कर दो समझाने के लिए, कुल आसानी के लिए, ठीक है। अब मेरी बात समझो। तो किसी भी टाइम पे हाइगेंस साहब ने जो कहा वो मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। हाइगेंस साहब ने कहा जो भी एक वेव फ्रंट है, लेट से इसकी बात करते हैं, ये जो भी एक वेव फ्रंट है, ये ब्लैक वाला जो भी वेव फ्रंट है, उस पर सारे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हाइगेंस साहब ने कहा जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करेंगे, एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे। हाइगेंस साहब ने ये कहा कि जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं, इनमें सारे पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह काम करेंगे, एक न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, ठीक। अब बताओ, अगर सारे पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। तो इन सबसे फिर से आपने क्या ड्रॉ कर दिया, स्फीयर।
फिर हाइगन साहब ने कहा सब पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट नहीं कॉमन टेंजेंट, तो नई पोजीशन आ जाएगी वेव फ्रंट की। ठीक, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हाइगन साहब ने कहा कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एज अ न्यू सोर्स एज अ फ्रेश डिस्टर्बेंस, और वो सभी अपनी अपनी वेवलेट्स पैदा करेंगे। वेवलेट्स का मतलब होता है छोटी वेव्स, ठीक, ग्रुप ऑफ वेव्स। और अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, राइट। अब सब स्फीयर पे आप क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट। जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे एक नया पोजीशन आ जाएगा वेव फ्रंट का। ठीक, आई होप आप समझ पाओगे, राइट। अब इसी चीज़ को मैंने स्फेरिकल वेव से समझाया, यहाँ पे इन्होंने प्लेन वेव समझाया। दोबारा जल्दी से फिर से बता दे रहे, देखिए इधर ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस पे सारे पॉइंट किसकी तरह काम करेंगे, नए सोर्स की तरह। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। सब पे क्या ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट, तो क्या वेव फ्रंट आ जाएगा, यस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है ये वेव फ्रंट है, इस पे सारे पॉइंट एक इसकी तरह काम करेंगे, और उसके बाद सब पे क्या ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट। अब बताओ कॉमन टेंजेंट पीछे भी तो हो सकती है, तो ऐसा लगेगा वेव पीछे की तरफ जा रही है। फालतू बातें, बैकवर्ड वेव एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। तो इस पर मैं बहुत, मेरा मूड भी खराब होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यूटन का चापलूस रहा होगा जिसने ये सब लिखा, बट एनीवेज लेट्स इग्नोर हिम, राइट। अब देखो आगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आपको वेव फ्रंट बनाना हो, हमेशा याद रखो, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है कि आपको वेव फ्रंट बनाना तो आप सबसे पहले क्या बनाया करें, लाइट रे, और इमेजिन करा करिए उसके परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस होगा, खट से आपका वेव फ्रंट आ जाएगा। ठीक, हमेशा इसको दिमाग में गांठ बैठा लो कि जो भी पॉइंट सोर्स है वो वेव फ्रंट, जो भी लाइट है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वेव फ्रंट। तो हमारी ट्रिक क्या है, पहले में क्या बनाना, लाइट रे की वेव फ्रंट, लाइट रे, उसके बाद वेव फ्रंट। जैसे ही सवाल आता है किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर में दिख सकता है। देखो वो कहते हैं एक प्रिज्म है, एक थिन प्रिज्म है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक थिन प्रिज्म है, और कहेंगे एक प्लेन लाइट है, मतलब एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा। तो यार हम तो कोई वेव फ्रंट जानते नहीं, हम लोग क्या जानते हैं, लाइट रे। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब लाइट कैसे होगी, पैरेलल। अब बताओ पैरेलल लाइट होगी तो ऑब्वियसली ये भी डाइवर्ज होगी और ये भी ऐसे डाइवर्ज होगी, ठीक, कन्वर्ज होगी, डिफ्रैक्ट होगी, जो भी है। अब फिर से वेव फ्रंट बनाना है तो क्या प्लेन ही वेव फ्रंट रहेगा, इसका मतलब प्रिज्म पे जो वेव फ्रंट होगा उसका शेप नहीं चेंज होगा, आल्दो हल्का सा झुक जाएगा, बट पहले भी प्लेन था, बाद में भी कैसा होगा, प्लेन। फिर वो कहेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस है, उस पर एक प्लेन वेव आ रही। प्लेन वेव हम जानते ही नहीं, हम लोग तो क्या जानते हैं, लाइट रे। तो प्लेन वेव मतलब लाइट रे फिर से पैरेलल हो गया। बताओ पैरेलल लाइट क्या कन्वर्ज हो जाएगी, यस। और जहाँ कन्वर्ज होगी वहाँ क्या होगा, फोकस, वहाँ क्या होगा, फोकस। और बताओ पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा, पॉइंट का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल, राइट। तो क्या कॉन्वेक्स लेंस के केस में वेव फ्रंट का नेचर चेंज हो रहा है, जी। पहले कैसा था वो, प्लेन वेव, और बाद में कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, सिमिलरली देखो फिर से कह रहे हैं प्लेन वेव यानी पैरेलल लाइट, और कन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर है तो वो लाइट को कंसंट्रेट कर देगा किसी पॉइंट पे, फिर से क्या बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक मुद्दा याद रखने वाला है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि गुरु ये क्या चीज़ है, तो आप बताओगे सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किसका, वेव फ्रंट का। ठीक, इतना याद रहेगा। अब अगर मैं ढंग से देखूं तो ये फोकल लेंथ भी है, और बाय द वे ये रेडियस ऑफ वेव फ्रंट भी है। तो अगर पूछा जाए कॉन्वेक्स लेंस के केस में रेडियस ऑफ वेव फ्रंट क्या फोकल लेंथ के बराबर होगी, जी हाँ, आई होप आप समझ पाए होंगे। बट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर थोड़ी सी चीज़ों कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ढंग से देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यस, किसका, वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट का। लेकिन याद रखना क्या ये फोकल लेंथ है, किसकी, मिरर की। ठीक, तो रेडियस ऑफ वेव फ्रंट इज अगेन इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बट क्या फोकल लेंथ ऑफ द मिरर खुद r/2 होता है, मूर्खों की तरह कंफ्यूज मत होना, ये दोनों आर सेम है, ये मिरर का है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो गाइज एंड ग्रिल्स, अभी तक का समस्या आपको नहीं हो रही होगी, आई होप, है ना, आई कैन ओनली होप। अब आ जाते हैं इंटरफेरेंस का। ये लोग ओ उसमें तो तुमने बताया था कि रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम वो नहीं करा रहे हो, मेरे अब्दुल सर ने कराया। तो अब्दुल सर को जानकारी दे दो कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरी। उसके बाद प्रोबेबली आज या कल एक आध वीडियो आ जाएगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का, एक ही वीडियो अपलोड करूंगा इस बार, 25-30 डेरिवेशन छांटेंगे, वही करा देंगे। ठीक, तो थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों तुमने निपटा दिए तो तुम मान के चलो करीब करीब 30 से 35 नंबर का तुम्हारा गेम हो गया। उसके बाद ब्रह्मास्त्र लॉन्च करेंगे जो कि होगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर तुम अपना देखो तुम क्या कर रहे हो। देखो इधर फिर आ जाता है इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस की बड़ी अच्छी समरी लिखी, शायद क्लास में लिखाई भी होगी, मुझे ऐसे उम्मीद है। देखो इंटरफेरेंस की बड़ी अच्छी समरी है, वो 2 तरह की, एक है पाथ डिफरेंस, एक है फेज डिफरेंस। मतलब इंटरफेरेंस को डील करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, 2 तरीके हैं डील करने के। जैसे कि लाइट कैसे आगे बढ़ रही है उसको डील करने के कितने तरीके थे, 2, एक क्या था स्ट्रेट लाइन और एक क्या था वेव फ्रंट, राइट। ऐसे ही इंटरफेरेंस को डील करने के 2 रास्ते हैं, एक है पाथ डिफरेंस और एक क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक, तो अब देखो पाथ डिफरेंस में सब कहानी बता चुका हूँ, अब रटना ही है डायरेक्ट हम लोग को। पाथ डिफरेंस अगर हम लोग देखें, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 2n + 1 लैम्डा है बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव। प्लीज़ अच्छी तरह समझ लेना, कुछ किताबों में यहाँ पे लिखा हो सकता है 2n - 1 लैम्डा बाई 2, वो भी ऑड सीरीज होती है, बट n वहाँ 1 से स्टार्ट होता है, कंफ्यूज मत हो, जो मैं बता रहा हूँ वो रटो। n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों ही केस में n 0 से स्टार्ट होगा, ये बहुत जरूरी बात है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने कहा उसी इंटरफेरेंस को डील करने का एक तरीका पाथ डिफरेंस है और एक तरीका फेज डिफरेंस। पाथ और फेज आई होप समझ रहे होगे। जैसे यहाँ पे 2 लाइटें, लेट्स से स्क्रीन पे 2 लाइटें आ रही हैं
और दो लाइट ऐसे आ रही, तो एक लाइट कुछ अलग रास्ता ट्रैवल कर रही हुई गलत, दोनों के बीच का पाथ का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ठीक, अब देखिए ऐसे फेज डिफरेंस होता है, एंगल के टर्म्स में कितना डिफरेंस है उसको डील करने का तरीका आसान है, ये फॉर्मूला रट लेना, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब देखो लेट्स से मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस हम लोग कितना रख देंगे n λ, तो ये देखो n λ रख दिया 2n π, राइट। लेकिन अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस कितना रख देंगे 2n+1 λ/2, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो आई होप ये इंटरफेरेंस की कहानी, इस पर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, इसको रटे रहिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस पर न्यूमेरिकल भी तमाम, इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगा, ये ज़रूरी डेरिवेशन है, जब डेरिवेशन हम लोग देखेंगे तो उसमें कई बार पूछा गया, तो अब इसलिए भी तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो जब बताएंगे तब बता देंगे। देखिए किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें बतानी हो किसी इंटरफेरेंस में, तो सबसे पहले तो हमें रटा होना चाहिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। रिजल्टेंट दो वेव हैं, एक का एम्पलीट्यूड a1 है, एक का a2, तो a² बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 cos फाई। ठीक, a1 a2 अलग अलग वेव की एम्पलीट्यूड है। ठीक, अब देखिए इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, a² के, राइट। तो अगर मैं पूरे में k से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये देखो, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा i रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा i1, ये क्या हो जाएगा i2, लेकिन यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√i1 i2 cos फाई। cos फाई क्या है गुरु, फेज डिफरेंस है, फाई अगर पूछा जाए क्या है, फेज डिफरेंस। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको रट लीजिएगा, भी यूज़ करेंगे। 2√i1 i2 को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, 2√i1 i2 cos फाई को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। क्यों बोलते हैं भी देखेंगे। मान लेते हैं i1 i2 बराबर है 99.99% न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज होता है कि i1 i2 बराबर, अनलेस तो मेंशन ना करें, i1 i2 बराबर i0 के बराबर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ी गणित लगाऊं जो कि मैं बता नहीं रहा हूं, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट फॉर्मूला ये आएगा। तो कौन कौन से फॉर्मूले रटने हैं, देखिए इधर, एक आपको ये रटना है, एक आपको ये रटना, उसी से ये बन रहा है और उसी से ये बन रहा है, तो बेसिकली 3 फॉर्मूले रटे रहेगा। मोस्ट ऑफ द केस में न्यूमेरिकल में हम लोग ये यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लीज़ इसको रटे रहेगा। आगे देखिए, अब आ जाता है यंग का एक्सपेरिमेंट। यंग के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने लाइट को प्रूव किया कि वेव नेचर है। ठीक, अब देखिए यंग के एक्सपेरिमेंट में यहाँ से एक लाइट आ रही है, यहाँ से एक लाइट आ रही है, और यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, दैट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करेगा इंटरफेरेंस पे। ठीक, कि कैसा कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, पार्ट डिफरेंस पे। दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस होता है xd/d, अगर याद करना हो तो याद कर लो। अच्छा है, अब देखो इधर, ये इस पे सवाल आते हैं कि अगर आपसे पूछूं मैं कि ये जो x दूरी है, सपोज ये कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो उस x का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखोगे n(d)λ/d, रटना है n(d)λ/d। ठीक, अगर वो डिस्ट्रक्टिव के लिए गए हैं तो याद रखना 2n-1 d ठीक, तो आपको अजीब लग रहा होगा रटना, बिल्कुल अजीब नहीं। देखो इधर, अगर ढंग से देखो तो क्या लिखा हुआ है, n टाइम्स d(λ/d), और नीचे क्या लिखा हुआ है 2n-1/2 d(λ/d। ठीक, तो बहुत ढंग से देखो, कंस्ट्रक्टिव में याद करो क्या आ रहा था, n लैम्डा, तो n को हमने बेसिकली बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। बीटा क्या होता है ये बता दो। देखो इधर, लेट्स से एक स्क्रीन है, इस पर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना, ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, तो दो कंस्ट्रक्टिव या दो डिस्ट्रक्टिव के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अच्छी तरह समझ लेना, दो लगातार कंस्ट्रक्टिव या दो लगातार डिस्ट्रक्टिव, लेट से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो ये जो दूरी ये इन दोनों बीच की कंस्ट्रक्ट बीटा फ्रिंज विड्थ, ये भी दूरी क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ। पर ये दूरी फ्रिंज विड्थ नहीं कहलाएगी। मान लो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, तो ये जो दूरी है ये भी कहलाएगी फ्रिंज विड्थ, बट ये दूरी फ्रिंज विड्थ नहीं होगी। अब तुम कहोगे सर दोनों तो कंस्ट्रक्टिव है, दोनों कंस्ट्रक्टिव होने से मतलब नहीं, अगल बगल होनी चाहिए, राइट। तो देखो इधर बड़ा आसान है, ये कैसे याद कर लोगे, n इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा 2n-1/2 इंटू बीटा। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, और यही कंडीशन भी थी, आपको याद हो तो 2n-1 या 2n+1 ये रटे रहेगा, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल है फ्रिंज विड्थ। ठीक, फ्रिंज विड्थ। अब देखो इसमें जो पैटर्न आता है, मतलब कि जो आपने देखा ही कि सेंट्रल में क्या होगा मैक्सिमा, फिर क्या होगा मिनिमा, मतलब ब्राइट डार्क, तो इंटेंसिटी सबकी सेम होती है। मतलब स्क्रीन पे चाहे जितने ऊपर चले जाओ सबकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम। आल्दो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट एनीवेज। ठीक, अब देखो आगे, डिफ्रैक्शन एंड ग्राफ रिलेटेड स्टेप। देखो डिफ्रैक्शन क्या है, पहली बात तो समझ लो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं जल्दी बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन। कभी भी अगर आपसे कहा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, तो लाइट का स्प्रेड होना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो बगल वाले रूम में सुनाई दे रहा होगा, राइट, वो लोग बोलेंगे तो यहाँ पे सुनाई देगा, राइट। लेकिन अगर इसमें रूम में लाइट ऑन कर दूँ तो लाइट वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लेट से ऐसे ये ओपनिंग है और मैं यहाँ पानी गिरा दूँ खूब सारा, तो ये पानी सीधे नहीं निकलेगा। जब यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा हो तो बताओ मुझे, क्या पानी सीधे निकल जाएगा? नहीं, पानी उसको भी भिगा देगा, और अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा तो पानी उसको भी भिगा देगा, क्योंकि पानी ऐसे फैलता है, राइट। लेकिन अगर अगला केस मैं आपसे कहूँ कि ऐसा है कि एकदम खूब चौड़ी ओपनिंग है और मैंने पानी ऐसे ऐसे गिरा दिया और ये बंदा थोड़ा साइड में खड़ा हुआ, तो पानी ऑब्वियसली सीधे निकल जाएगा। तो पानी फैल कब रहा है? जब थोड़ी सी पतली जगह हो, नैरो जगह। तो बेसिकली फिजिक्स में थोड़ा सा डिफाइंड होती है सारी चीज़ें। तो अगर वेवलेंथ ओपनिंग के कंपेरेबल है, जो भी ओपनिंग जहाँ से जो वेव पास हो रही है, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो वाटर वेव हो, चाहे वो मैटर वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, जो ओपनिंग है जहाँ से वो पास हो रही है, अगर वो लैम्डा के कंपेरेबल है, तो याद रखना लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होगी, मतलब लाइट या कोई भी वेव डिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। लेकिन अगर लैम्डा बहुत छोटा है ओपनिंग, मतलब ओपनिंग बहुत बड़ी है, तो वो वेव सीधे निकलेगी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कंपेरेबल है,
तो फैलेगी, अगर कंपेरेबल नहीं है तो सीधे निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइट की वेवलेंथ सभी लोग जानते होंगे नैनोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो अगर मैं ऐसे गेट खोल दूँ, खिड़की खोल दूँ, तो लाइट ऑन करेंगे तो लाइट सीधे निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो सब मीटर की रेंज में ना, नैनोमीटर बहुत कम है। लेकिन अगर साउंड की बात करें, साउंड वेव की वेवलेंथ लगभग आधा मीटर के आसपास होती है। और ये सब जो गेट, दरवाजा, खिड़की देख रहे हो, ये सब आधा मीटर, इसलिए साउंड उस रूम से निकलता है, फैल के इस रूम में आ जाता है, जबकि लाइट सीधे निकल जाती है। ठीक, तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होपिंग आप लिख पाओगे। फिर ग्राफ फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जो यहाँ पे आपने रटा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वो यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सिंपल पलटना है बस केवल। जो वहाँ कंस्ट्रक्टिव का था वो यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब ग्राफ मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखिए, इसका जो ग्राफ होता है, इसमें सेंट्रल मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लाइट होती है और फिर ऐसे घटता जाता है, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने दोनों ग्राफ एक ही जगह बनाए। ये देखिए, डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट में सबकी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल की बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद वो घटता जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन पूछते नहीं, मेनली YDSC में पूछा जाता है। ठीक है, तो एज फार एज चैप्टर 10 की थ्योरी इज कंसर्न मैंने बता दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके मन में आ रहा होगा ये छूटा है वो छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। मैं फिर सबको बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटा। ठीक, अब देखो, ये सवाल आता है अक्सर कि कोहेरेंट सोर्सेज आर नीडेड टू सी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन्ड इंटरफेरेंस? रियल लाइफ में तो हमको कभी भी दो लाइट मिल के, अगर यंग एक्सपेरिमेंट में देखो तो बेसिकली यही तो हो रहा कि दो लाइट मिल के यहाँ अंधेरा क्रिएट कर दे रही है, दो लाइट मिलकर खूब ताबड़तोड़ लाइट क्रिएट कर दी। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? तो बेसिकली रियल लाइफ में दो बल्ब जला दो तो कहीं अंधेरा दिखाई देता। तो ऐसा होता कैसे? इसके लिए सोर्सेज जरूरी होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज अगर आपके पास हैं तो याद रखना, हमेशा वहाँ पे आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दिखेगा, कभी डार्क दिखाई देगा, कभी ब्राइट दिखाई देगा, राइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज पहले तो रट लो। क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। रट लो इसको, पूछा जाता है एग्जाम में दबा के। मैं यहाँ पे केवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और तुम अपने से कुछ ना इंपॉर्टेंट छांट लेना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट छांट लेते हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे। तो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स की नीड क्यों? अभी भी समझ लो। देखो इधर, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से यहाँ पे जल्दी समझा देते हैं। लेट से यहाँ पे एक बार डिस्ट्रक्टिव कंडीशन तो क्या होगा? डार्क। और एक बार फिर से कंस्ट्रक्टिव हो गया तो ब्राइट, फिर से कंस्ट्रक्टिव हो गया ब्राइट, फिर से डिस्ट्रक्टिव हो गया डार्क। तो देखोगे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो एक समय पर देखोगे लाइट एवरेज होगी, मतलब एक बार ब्राइट आ रहा है एक बार डार्क। और क्योंकि लाइट इतनी तेज गिरती है, लगभग एक सेकंड में करीब करीब 10 टू द पावर कहो 10 के ऑर्डर गिर रही हो, मतलब एक सेकंड में 10 की पावर 10 वेवलेंथ गिर रही हो। तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आपको पता चले डार्क तुरंत ही ब्राइट, एक सेकंड में 10 की पावर 10 से। तो कितनी जल्दी, कभी डार्क कभी ब्राइट कभी डार्क कभी ब्राइट। तो आपको अल्टीमेटली एक ब्राइट ही दिखाई देने लगेगा वहाँ पे, ब्राइट डार्क, तो एवरेज दिखाई देगा। तो मज़ा कब आएगा? अगर यहाँ पे डार्क आज है तो जन्म जन्मांतर अगर बीत जाए तो वहाँ डार्क होना चाहिए, तभी आपको कैसा दिखाई देगा? डिस्ट्रक्टिव। अदरवाइज कैसा दिखाई देगा? कंस्ट्रक्टिव। तो मतलब कि जो फेज डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, वो चेंज ना हो। अगर वो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का है तो जीवन भर क्या बना रहे? कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का है तो जीवन भर क्या बना रहे? डिस्ट्रक्टिव। यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, कभी कभी सवाल पूछते हैं कि अगर यहाँ पे लाइट डार्क आ गई है यहाँ पे तो क्या लाइट गायब हो गई? और लाइट यहाँ तेज हो गई तो क्या लाइट पैदा हो गई? नहीं नहीं, बेसिकली एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 100 रुपये आपके पास थे, 10 रुपये आपने लिए, 90 रुपये मम्मी ने लिए, कल आपने 20 रुपये ले लिए, मम्मी ने 80 रुपये लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 रुपये कमा लिए, पैसा केवल क्या हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो वेव ऑप्टिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। मैं कह रहा हूँ यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन मी। मैं सारी चीज़ें आपको कराऊंगा, डेरिवेशन थ्योरी सारी चीज़ें, बट फिलहाल के तौर पर आपको समझना है कि हाँ ऐसी सी बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक, आई थिंक डुअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए कुछ बेसिक टर्म है। सबसे पहला आता है वर्क फंक्शन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 नॉट से। लिखा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोई मटेरियल है उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो किसके बराबर होती है? वर्क फंक्शन की। एनर्जी आएगी किसके टर्म्स में? फोटॉन्स में। एक फोटोन की एनर्जी याद रखना, एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, शायद आप जानते हो, उसी को hc/λ भी लिख सकते हैं। ठीक है, hc को लिख सकते हैं 12375 12340, वो न्यूमेरिकल जब करेंगे तब देखेंगे। अब देखिए फिर एक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कर दे। वर्क फंक्शन क्या था? वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट आउट हो जाए, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड, राइट। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिट कर सके उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से रिपीट करते हैं, वर्क फंक्शन मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, यानी सफिशिएंट मतलब वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन गिराते हो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक, कैसे याद रखोगे? फोटो मतलब फोटोन, फोटोन गिरा उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, फोटो इलेक्ट्रिक। लेकिन कोई भी फोटोन गिरा कि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का। ठीक, अब मैंने कहानी लिखी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 वेरिएबल्स हम लोग को खेलना है यहाँ पे, अच्छी तरह समझ लेना। 3 वेरिएबल वी हैव टू प्ले, करंट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेरिएबल मैं खुद ही भूल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, ये पोटेंशियल, करेक्टर पोटेंशियल। तो बेसिकली 3 चीज़ों से खेलना है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बड़ी ज़रूरी बात है कि इंटेंसिटी अगर चेंज कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल चेंज नहीं करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल से या पोटेंशियल से नहीं खेलेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों से नहीं खेलेंगे। मतलब कितने वेरिएबल है गुरु? 3।
इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल, ठीक। इंटेंसिटी अगर चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे तो दो चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। अब आ जाता है मुद्दा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है, फॉर्मूला पहले तो रट लें हम लोग। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये देखिए लिखा हुआ। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा? एरिया वेरिया तो जनरली टाइम कांस्टेंट माना जाता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपके दिमाग में आएगा दो चीज़ें, सर या तो एन चेंज हो सकता है, एच तो कांस्टेंट, या तो न्यू चेंज हो सकता है। नहीं, तो आपको न्यू नहीं चेंज करना है, अच्छी तरह से रटना है मेरे भाई और मेरी बहन, अच्छी तरह से रटना है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन चेंज होंगे, नंबर 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 इज गोइंग टू चेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही, ठीक। और वैसे भी अगर आपको मेरी ट्रिक याद हो तो कोई अगर एक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो और वेरिएबल चेंज होने आ रहे हैं, जो चालाक बच्चा है वो समझेगा ओ इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकता, एच और ए और टी तो चेंज होंगे नहीं, तो ऑब्वियसली क्या चेंज होगा? एन, राइट। तो इंटेंसिटी चेंज करने पे नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरेंगे। क्या फोटॉन्स की इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो रही? बिल्कुल नहीं, ज़्यादा फोटोन गिरने लगे। पहले 10 गिर रहे थे, 10 प्लास्टिक की बॉल थी सेम साइज की, अब पता चला 20 प्लास्टिक की बॉल सेम साइज की गिर रही, ठीक। मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो अब ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिरेंगे। पहले 10 बॉल गिर रही थी प्लास्टिक की, अब 10 फुटबॉल गिरेंगी, ठीक। नंबर सेम है। फिर से इंटेंसिटी चेंज करने से इंडिविजुअल बॉल का साइज चेंज होता है, गलत बात। इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर चेंज होता है, यस। तो इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से मोर एनर्जेटिक फोटोन गिरते हैं, ठीक। इतना सब लोग को याद रहेगा। अब ये घटिया सा डायग्राम, इसको देख लेते हैं। वैसे तो बनाने को आता नहीं, लेकिन मान लो आ जाए तो बना लेना। देखो इधर, ये एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब है, एक मटेरियल है फोटो इलेक्ट्रिक, जिसपे हो सके यहाँ से आप लाइट गिरा रहे हो, लाइट गिराओगे तो क्या बाहर आएंगे? फोटोन। क्या हर एक फ्रीक्वेंसी फोटोन बाहर आएंगे? जी नहीं, कोई भी एरी गेरी फ्रीक्वेंसी पे फोटोन बाहर आने वाले नहीं। एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी पे, जिसको बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी पे फोटोन बाहर आए, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आए। अब मान लो गुरु मैंने इसको निगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन। तो यहाँ से भागेगा, इधर कर दिया पॉजिटिव, तो क्या इसको खींचेगा? ऑब्वियसली। क्या करंट की वैल्यू बढ़ेगी? डेफिनेटली। जैसे ऐसे समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझो। मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ आपने लगाया निगेटिव, और ये सब क्या नाटक है सर? ये क्या है? वो एनसीईआरटी, ये वो। कम्यूटेटर मतलब प्लस माइनस चेंज कर सकते हो, इसको कभी प्लस बना सकते हो, कभी माइनस, ठीक। ये रियोस्टैट है, बात समझे कि नहीं? देश का दुर्भाग्य यही है कि इस तरह के जहरीले डायग्राम ही केवल दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो अब अगर हम लोग कुछ कुछ समझा जाए, देखिए इधर। अच्छा, मैंने एनसीईआरटी पूरी ली है, जिस पे गोला लगाया येलो वाला, केवल आपको वही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा? चलो खुल दो यार। देखो इधर हमें 3 ग्राफ देखे। मैंने क्या कहा, किससे किससे खेलना है? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, ठीक। तो और वाई एक्सिस पे हमेशा याद रखना पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, फोटो करंट होगा। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा? फोटो करंट, ठीक। एक्स एक्सिस पे सारी चीज़ चेंज होगी। देखो इस ग्राफ को देखते हैं, जूम करते हैं। देखिए वाई एक्सिस पे है फोटो करंट, जो कि हमेशा रहेगा। एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी। याद करो इंटेंसिटी क्या थी? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर मैं इंटेंसिटी जीरो गिर दूँ तो जीरो फोटोन गिर रहे हैं, एक भी फोटोन नहीं गिर रहे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगे तो करंट जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, ज़्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी वर्सेस ये ग्राफ मैंने रटवाया भी था क्लास में, जिन लोग को नहीं पढ़ा है वो लोग सुन ले। मैंने रटाया था इंटेंसिटी को आई बोलते हैं और फोटो करंट या करंट को भी आई बोलते हैं। तो रटो कैसे? आई को आई से लेना देना है, आई को आई से लेना देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ट्रिक लिख भी दी, ये देखिए, आई को आई से लेना देना है ना। देना देना है, देना देना नहीं, लेना है और देना है, केवल दे नहीं सकते। बात समझ रहे कि नहीं? तो फोटो करंट जो यहाँ पे है वो इंटेंसिटी के साथ आई के साथ चेंज होगा। आई को किससे लेना देना? आई से। ऐसे याद रहेगा, ट्रिक बहुत ज़रूरी है, ठीक। आगे देखो, अब देखो। अच्छा हाँ, एट द सेम टाइम मैंने बताया यहाँ इंटेंसिटी चेंज कर रहे तो फ्रीक्वेंसी वो सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, पोटेंशियल को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी एक ग्राफ पे ध्यान दें और दोनों ग्राफ को जहरीलों को इग्नोर कर दें, तो ग्राफ का नेचर आपको ऐसे रटा होना चाहिए। बेसिकली ऐसा ग्राफ ए, ये राइट। वाई एक्सिस पे एज यूजुअल फोटो करंट होगा, एक्स एक्सिस पे इस बार इन्होंने पोटेंशियल लिया। अब एक बात समझो, उस ग्राफ को याद करो गुरु। ऐसा था, इधर की तरफ कैथोड था, यहाँ से टिंग 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 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये ऐसे लाइट गिर रही थी इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देते हैं। ये ऐसे ऐसे लाइट गिर रही है इसके ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। और अगर 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 मैं इस प्लेट को निगेटिव बना दूं और इस प्लेट को पॉजिटिव, तो क्या अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली धक्का देगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी नहीं सेम होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कुछ सरफेस के अंदर होते हैं, कुछ सरफेस पे होते हैं, तो जो जल्दी निकल जाएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो टकरा के निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो सबकी एनर्जी नहीं है, तो निकल तो सब लोग गए, लेकिन पता चला वहाँ पहुँचे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से पहले तैयारी करके बैठे होंगे। कुछ लोग ऐसे जिनको मैं वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, मैसेज डाल रहा हूँ, तो उनको धक्का दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पता चला 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक के अंदर एनर्जी थी, निकल गया वो, 2 के अंदर दम नहीं, तो हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दी। जब नेगेटिव लगाया तो धक्का देगा इसको, इधर से पॉजिटिव लगाया तो उसको खींचेगा, राइट। तो बेसिकली धक्का दे रहा है, उधर से खींच रहा है, तो ये पहुँच जाएगा। लेकिन अगर मैं जहरीले काम करने लगूँ, मैं वीडियो बनाने बंद कर दूँ, ठीक है, ऊपर से डिमोटिवेट बातें करने लगूँ, अरे अब तो कोई मतलब नहीं, अब तो गए ये वो, अगले साल की तैयारी करो, फलाने माँ का वीडियो नहीं बना रहा, डिमोटिवेट, मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया
और मैंने यहाँ निगेटिव लगा दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, पता चला एक जो पहुंच रहा था उसको मैं खींचने लगा, उसकी भी स्पीड कम कर दी, और जो 2 नहीं पहुंच पा रहे तो उनको तो यहीं रोक दिया, राइट। तो क्या अगर नहीं पहुंचने देंगे तो करंट जीरो हो जाएगी? यस। उसी मिनिमम पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए इधर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रही है डेफिनेटली, एक समय पे सैचुरेट हो जा रही। क्यों सैचुरेट क्यों जाएगी? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 के तीनों पहुंच गए, पता चला 40 बच्चों को हम पढ़ा रहे, 40 के 40 पास हो गए। अब हमें जबरदस्ती उनको पढ़ा के एक्स्ट्रा कोई फायदा नहीं, ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा धक्का देने की जरूरत नहीं, सबके सब पास हो गए। तो बेसिकली करंट क्यों सैचुरेट हो रही है? तो आप रीजन क्या लिख सकते हो? वैसे तो मैंने टिक कर दिया, बट रीजन क्या लिख सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे होंगे सबके सब पहुंच जा रहे होंगे, राइट। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी करंट अगर पीछे की तरफ इस वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, इस वाली प्लेट को नेगेटिव दिया, जाने नहीं देगा, तो इसलिए पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 ग्राफ है इंटेंसिटी का, हम लोग पहले रट चुके हैं। अगर 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 कोई एक ग्राफ है ये, ठीक। अगर ये अलग ग्राफ है तो इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। लेकिन अगर देखो 2 ग्राफ है, ये अगर 2 ग्राफ हैं, करंट बढ़ रही है तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब ये वाली इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये वाली इंटेंसिटी ये वाली सबसे कम है। करंट को किससे लेना देना है? आई को किससे लेना देना है? आई से। अगला ग्राफ देखो, ये बड़ा ज़रूरी फार्मूला, ये रट लेना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ईवी नॉट, इसको रटे रहना, ठीक है। मैंने टिक किया है, आप रीड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए अगला, फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इधर, एज यूजुअल मैंने आपसे बताया कि वाई एक्सिस पे फोटो करंट होगा और इधर की तरफ क्या होगा? पोटेंशियल, राइट। तो ए ऐसा ग्राफ था, आई होप क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पोटेंशियल चेंज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता है। इसके पीछे पूरी कहानी बता भी दूंगा, बट रट लो। फ्रीक्वेंसी को किससे लेना देना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। दोनों वी जैसे लग रहे हैं कि नहीं? फ्रीक्वेंसी भी न्यू और वी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो रट लो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद करो, करंट बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, आई को आई से लेना देना, तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो ट्रिक से आपको याद हो रहा होगा, ठीक। एज यूजुअल कोई एक चीज़ चेंज करेंगे तो और चीज़ें चेंज नहीं होगी। जैसे ये देखिए, एक ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ये ग्राफ, राइट। अब अगर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा, माइनस के चक्कर में ना पड़ना, मैग्नीट्यूड, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा, तो मैंने क्या बताया? स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे लेना देना? फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी 3 की ज़्यादा होगी, फिर 2 की, फिर 1 की, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे क्या मैं कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो तीनों के केस में करंट सेम है? ओ आई सेम है, आई को किससे लेना देना है? फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी से। इसका मतलब इन तीनों ग्राफ में क्या सेम होगी? इंटेंसिटी, राइट। यहाँ भी आ जाओ, फिर से इस ग्राफ को देखा जाए, क्या तीनों ही ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे लेना देना था? फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसी तीनों में सेम होगी, ठीक है। तो होपिंग आप अभी तक समझ पाए होंगे। ये तीनों ग्राफ बड़े ज़रूरी हैं, इन पे सवाल आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। देखिए इधर इस इक्वेशन को रट ले हम लोग। एच न्यू बराबर होता है 5 प्लस के मैक्स, ठीक। एच न्यू बराबर होता है 5 प्लस के मैक्स, ठीक। अब क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं आपको वो पुराना बताऊं दोबारा मैथ्स कि कैसे यहाँ से एच से डिवाइड करेंगे, कैसे के मैक्स वगैरह होगा, तो मैं शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूँ। इस ग्राफ को आपको रटना है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली इसी से आ रहा है। एच न्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स को क्या लिख सकते हो? ई वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी ऊपर देखा था, तो देखो इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, हमें रटना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। दोनों का स्लोप सेम होता है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, दोनों का स्लोप सेम होता है। जो कट करता है वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। 2 बातें रट लीजिए, देखिए इधर रट लीजिए, काफ़ी बार सवाल, मैं फिर से कह रहा हूँ। इधर देखो, इधर की तरफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ ऐसा होता है, ए ऐसा। जो एक कट करता है इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और 2 मैटर हैं, दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप होता है एच के बराबर, ठीक। तो ये हो गया न्यू नॉट 1 और ये हो गया न्यू नॉट 2। तो अगर पूछा जाए मेटल ए मेटल बी किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बी का आप बताओगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक। ठीक है, आगे देखिए, इसे पढ़ना हो पढ़ लेना, वरना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक ऑफ वेव। देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे याद करो अभी पिछला चैप्टर हम लोगों ने देखा था थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, और यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर। बात समझे कि नहीं? तो ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को समझिए, क्योंकि अगर आपको याद हो वेव थ्योरी, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी? ए स्क्वायर की। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी? ए स्क्वायर की। तो जरा मुझे बताओ, अगर तुम लोग इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जरा सोच के देखो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो हम लोगों ने यहाँ देखा इंटेंसिटी बढ़ाने पे ज़्यादा फोटोन गिर रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? सेम। बट वेव थ्योरी ये कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा है, तो सोचो ज़्यादा एनर्जी जब गिर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रही थी? फोटोन की, याद है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो पहला फेल्योर यही आप लिखोगे कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक निकलनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। फिर दूसरी बात, भले ही कितनी भी कम इंटेंसिटी का फोटोन हो, कितनी भी कम इंटेंसिटी की लाइट हो, अगर वो लगातार गिरेगी तो आज नहीं तो कल
आज नहीं तो कल इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक। लेकिन देखा गया यार ये भी नहीं पॉसिबल है, बात समझ पाए, ये भी चीज़ गड़बड़ है। देखा गया कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे आप कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी गिरा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं, तो दूसरा फेल्योर ही हो गया। तीसरा फेल्योर, अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन करोगे, देखोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट रियल लाइफ में देखते हैं, अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हो तो एमिशन इंस्टेंटेनियस है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 पॉइंट है जिसकी वजह से वेव को हम लोग मानते हैं वेव थ्योरी फेल हो गई, राइट। अभी आइंस्टाइन की वो इक्वेशन है जो आपको रटी होनी चाहिए, मैंने पहले ही लिख दिया था, एच न्यू बराबर क्या होता है गुरु 5 + k मैक्स। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो डी ब्रॉगली की थ्योरी, इस पर न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला मैंने सोचा ये बता दो। तो लैम्डा बराबर होता है h/p, पहले तो ये समझ लो। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो p²/2m, सब लोग जानते होंगे। तो p बराबर क्या लिख दोगे, √2mk। k को क्या लिख सकते हैं, q डेल्टा वी, रटते रहिएगा। k को क्या लिख सकते हैं, q डेल्टा वी। इलेक्ट्रॉन अगर है तो q कितना हो जाएगा, e, और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब देखो लैम्डा बराबर होता है h/p, p को क्या लिख सकते हैं 2√mk। तो कभी कभी सवाल आएगा कि दो मटेरियल है जिनका लैम्डा को कंपेयर करना, उनकी काइनेटिक एनर्जी दी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। फिर कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज देंगे, तो के की जगह क्या रख दोगे, क्यू डेल्टा वी, ये यूज़ कर लोगे, ठीक। इसके बाद कभी कभी इलेक्ट्रॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू भी पता है, एम भी पता है, तो हम पुट कर देंगे। तो शायद मुझे थोड़ा सा डाउट है, आई होप ये सही होगा, 12.27/√डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम, राइट। तो आई होप समझ पा रहे हो, ये न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, बहुत ईजी है, फॉर्मूले रट लीजिएगा जैसे मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जो कि है मतलब चैप्टर 3 क्या, ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर जो कि एटम। तो हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को एटम चैप्टर में। थॉमसन मॉडल देखने की जरूरत नहीं, वो टाइम पास है, कोई पूछेगा नहीं अभी फिलहाल के तौर पे, ठीक है। तो देखिए इधर मैंने बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट कर दिया, कोई बात नहीं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो अल्फा क्या होता है, सबसे पहले इसको रट लो, बहुत जगह यूज़ होगा आपका। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 टाइम्स मास ऑफ चार्ज होता है, ये रटे रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट सभी लोग को पता होगा, बट जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए थे, सीधे गोल्ड फॉइल पे हम लोग अटैक करते हैं, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये वैक्यूम चैम्बर है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, सीधे निकल गए, राइट। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जब सीधे निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटम कैसा हो गया, वेकेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकले, कंक्लूजन क्या है, मोस्ट ऑफ द एटम कैसा होता है, वेकेंट। कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डेविएट हुए, इसका मतलब जो भी सेंटर पे वो चीज़ है वो कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुए, यानी वो जो चीज़ है पॉजिटिव वो कैसी है, रिजिड और डेंस। तो 3 ऑब्जर्वेशन थे, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिविएट हुए, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुए, ज़्यादातर वेकेंट निकल गए, सीधे निकल गए। एटम कैसा होना चाहिए, वेकेंट। कुछ पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तेजी से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए, राइट। और क्या बोलते हैं, कुछ 180 से बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब जो एटम है वो कैसा है, रिजिड और डेंस है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी ज़रूरी देखिए इधर कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज सेंटर मान लिया तो अब इसलिए इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, ठीक है। और अगर आपको पता हो एक थ्योरी थी मैक्सवेल की, नहीं पता तो रट लो। मैक्सवेल की थ्योरी होती है अगर कोई चक्कर काट, एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, तो वो एनर्जी लूज करेगा। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो अब इसलिए ये भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, एनर्जी लूज करेंगे, तो फाइनली ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे, कोलैप्स, और एटम बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है, अगर ऐसा सच में होता नहीं तो काम समाप्त हो गया, इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, 3 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन। ड्रॉबैक क्या है, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और एक चीज़ होती है स्पेक्ट्रम, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब चाहो तो ये वाला डायग्राम दोनों सेम ही चीज़ है। और कैसे चेक करते होंगे कि अल्फा पार्टिकल कोई विजिबल चीज़ तो है नहीं, दिखाई देती नहीं है, तो बेसिकली एक स्क्रीन होती है जेडएनएस की, उस पर स्ट्राइक करता है तो सेंटिलेशन मतलब चमक आती है, जुगनू होते फायरफ्लाइज, उसकी चमक होती है, उसको माइक्रोस्कोप से वो लोग देखते हैं। ये सब रेगुलर क्लास में हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। अब देखिए इस ग्राफ को थोड़ा याद कर लीजिएगा, देखिए वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ पार्टिकल, एक्स एक्सिस पे स्कैटरिंग एंगल। तो अगर आप देखो तो ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब बहुत ही कम एंगल, अगर एंगल बहुत ही कम है तो अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर है, और बहुत ज़्यादा एंगल है तो कम है। तो हमको पता ही है बहुत ही कम एंगल मतलब नो डेविएशन, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकले थे, लार्ज नंबर। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा वो कम थे, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे, राइट, 180 से डेविएट हो रहे थे। तो आई होप आप समझ पाए होगे। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है जो कि एनसीईआरटी में जनरली डायरेक्ट दी नहीं है, बट पूछी जाती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है गुरु, दिमाग में बैठा रहना, ठीक। अब सुनो मेरी बात, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैसे समझते हैं, इधर देखिए। शायद आपको पता होगा मैकेनिकल एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। देखिए यहाँ से हम लोग अल्फा पार्टिकल को इनफाइनाइट से भेज रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है, और मान लेते हैं न्यूक्लियस से r0 दूरी पर अल्फा पार्टिकल रुक जा रहा है, ठीक। अब देखो इधर मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पी। मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी, वहाँ पे 2 तरह की एनर्जी होगी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक होगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2/R। इन्फिनिटी पे आप सोच रहे हो इन्फिनिटी क्या मतलब, देखो इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी हमेशा कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, रिलेटिव है। मतलब 1 सेंटीमीटर के मुकाबले 1 किलोमीटर कैसा है, इन्फिनिटी। तो बेसिकली इस न्यूक्लियस के मुकाबले ये दूरी होगी, तो पता चला गोल्ड फॉइल ये है और इतनी दूर पे हो, तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि ये दूरी, ये इतनी दूरी भी क्या मान ली जाएगी, इनफाइनाइट।
तो यहाँ इनफाइनाइट रख दिया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जिस स्पीड से आपने फेंका। अब बताओ यहाँ जाके रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, जीरो, पोटेंशियल होगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो आर नॉट लिख दिया। यहाँ से हम लोगों ने आर नॉट निकाल लिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक, इस पे सवाल आते हैं। अब देखिए, अब आता है इंपैक्ट पैरामीटर। जो ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर दिया उसमें इंपैक्ट पैरामीटर है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अब देखो इधर, ये न्यूक्लियस है गुरु, इसका ये सेंटर है, तो इधर से अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा, तो अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब ऐसा समझो कि न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। अल्फा पार्टिकल कितनी दूर स्ट्राइक कर रहा है। अब जरा सोच के देखो, अगर बी बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज है मतलब यहाँ पे यानी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट ही नहीं किया तो सीधे निकल गया, तो डेविएशन कितना होगा, जीरो। तो देखो बी अगर लार्ज है तो नो डिफ्लेक्शन, राइट। बी अगर स्मॉल है तो इसका अंदर डिफ्लेक्शन होगा, तो हाई डिफ्लेक्शन। बी अगर जीरो है मतलब सेंटर है, तो सेंटर पे जब हिट करेगा तो बाउंस बैक होगा, तो कितना हो जाएगा 180। तो इस पे भी सवाल हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये मत सोचिए यहाँ टाइम पास करने हम लोग बैठे हैं, ठीक। आगे देखो, ये सब फर्जी है, मैं ऐसे एनसीईआरटी ऐड कर दी, डिलीट करना भूल गए, ये सब फर्जी पर टाइम पास करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन है, ठीक, बोहर्थ मॉडल में भी रदरफोर्ड में भी है, तो दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, दैट इज वाई आई एम नॉट कवरिंग। तो मैं डेरिवेशन वाले पार्ट में कवर कर दूंगा, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हाल दो, ठीक है। ये सब ऐसे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम, देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली हम लोगों के फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे हम लोगों की हाथ की लकीरें होती है उसमें फिंगरप्रिंट होते हैं, राइट। तो फिंगरप्रिंट, मेरी फिंगरप्रिंट, अब बार कोड इंडियन ये सब नाटक नहीं बता रहे, अगर हमारी फिंगरप्रिंट है तो वो मेरी फिंगरप्रिंट बेसिकली यूनिक है पूरी धरती पे, ठीक, किसी और की नहीं होगी। ऐसे हर एटम का एक फिंगरप्रिंट होता है जिसे बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली अगर हाइड्रोजन है तो वो गिने चुने 4 कलर इमिट करेगा जब उसको हीट करेंगे। अब हीट करने के कई रास्ते हैं, आप डायरेक्ट हीट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हीट कर सकते हो, पोटेंशियल करके से कुछ भी करके हीट कर दो, मतलब एनर्जी दे दो, तो उससे 4 कलर रिलीज होते हैं। वो 4 कलर पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन के, तो बेसिकली जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट। सोडियम ले आओगे तो सोडियम कुछ गिने चुने कुछ अलग कलर इमिट करेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कोई अलग अलग कलर इमिट करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो फिर से सुन लीजिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरह के हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक। तो अब सुनो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से एक एलिमेंट है ए, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के हीट किया, तो इसने 4 कलर इमिट किए, ए कलर, लेट से रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, 4 कलर इमिट करे, ठीक। इसे बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अब सुनना मेरी बात, अब मैं काम करूँगा, यहाँ से लाऊंगा वाइट लाइट, सभी लोग को पता है वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, और इसी एलिमेंट का मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भर दिया यहाँ पे, और उसमें से वाइट लाइट को पास किया, तो वाइट लाइट में सारे कलर है। लेकिन सरप्राइजिंगली देखो कि जब इस एलिमेंट से वाइट लाइट पास होगी तो जब बाहर आएगी तो वही 4 कलर मिसिंग होंगे। तो इसे वो लोग क्या बोलते हैं, इसे वो लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप समझ पाओगे। जो एमिशन में कलर आपको दिखाई दिए थे वही एब्जॉर्प्शन में क्या रहेंगे, गायब। इससे अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बोहर का मॉडल देखिए जैसा मैंने बताया, रदरफोर्ड साहब एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि अगर चक्कर काट रहा है तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लूज करना चाहिए। अब देखो, बोहर ने कुछ मनगढ़ंत बातें बोहर ने कहा कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऐसे हैं जहां अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करने वाला। फिर से, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लूज नहीं करने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऐसे हैं जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, उसे बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक, ये याद रखे रहेगा। सेकंड पोस्टुलेट था कि वो कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब कौन से, जैसे ये मान लो 50 ऑर्बिट है, कौन सी स्टेशनरी, ये है कि नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला उसने दिया है, MVR = NH/2π, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है L, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये देखो कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2π, H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सेकंड पोस्टुलेट, ठीक। थर्ड पोस्टुलेट उसने कहा कि फर्स्ट में तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, सेकंड में तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा या उतरेगा तो एनर्जी लूज करेगा और एब्जॉर्व करेगा। जब उतर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, लूज, और जब चढ़ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व। सीढ़ी की तरह सोचो, किसी सीढ़ी है मान लो, ये सीढ़ी मान लो, लकड़ी वाली जो गाँव में सीढ़ी होती है जिसपे हमें और आपको कभी ना कभी लेटना भी है, तो 1 2 3 4, ठीक। अब मेरी बात सुनिए, तो अगर कि उस सीढ़ी पे एक जगह बैठे हो टिका के अपनी, अगर एक जगह टिका के बैठे हो तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब टिका के बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी ना एब्जॉर्व हो रही ना रिलीज। वही बोहर ने कहा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। बोहर ने ऑर्बिट को स्पेशल नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट, ठीक। फिर फर्स्ट से सेकंड में जाओगे, ऊपर चढ़ो तो एनर्जी क्या करोगे, ताकत लगानी पड़ेगी सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो बोहर ने भी कहा कि भाई 1 से 2 जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, 2 से 1 आएगा तो सीढ़ी उतरना आसान होता है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। फिर से बताओ 3 में बैठो, एनर्जी एब्जॉर्व करो, रिलीज करो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो कैसा हो गया, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट, राइट। तो आई होप आप तीनों पोस्टुलेट समझ पाए होंगे। यहाँ पे है, मैं टिक करना भूल गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा, ठीक है। ये जरूरी है, बोहर का मॉडल पूछा जाता है, इसके डेरिवेशन भी है जो कि डेरिवेशन में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाँ, इस बोहर के सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन क्या है,
जो उसने L बराबर मतलब MVR बराबर NH/2 पाई बताया, उसका एक्सप्लेनेशन क्या, उसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली ने कैसे दिया था मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डी ब्रॉगली ने बेसिकली क्या कहा, उसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव मान ले तो वेव क्या बनाएंगे, वेव्स स्टैंडिंग वेव। अब एक स्टैंडिंग वेव होती है, थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। स्टैंडिंग वेव होता है कि अगर आप देखो कोई भी सर्किल में कितनी वेव फिट हो सकती हैं, 1 2 3 4, 4.5 वेव नहीं फिट होगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा नहीं हो सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव होगी, 1। 2 इलेक्ट्रॉन कितनी वेव होगी, 2। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वेव कैसी होगी, फुल। तो अगर मैं इस सर्किल की पूरी दूरी बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 2πr। सर्किल की दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr। और 2πr में कितने लैम्डा फिट हो सकते हैं, मैंने क्या बताया था, फुल लैम्डा फिट होगा तो 1 2 3 4, बेसिकली इंटीजर लैम्डा यानी n लैम्डा फिट होगा, राइट। तो 2πr बराबर n लैम्डा। अब सुनो, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लैम्डा को लिख सकते हैं h/mv। तो बस काम समाप्त हो गया, इसको इधर भेजो, इसको इधर। तो MVR बराबर NH/2 पाई, यही था सेकंड पॉस्टुलेट। बहुत जरूरी है, कई बार पूछा गया है सेकंड पॉस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन। तो MVR इक्वल टू NH/2 पाई, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। एनीवेज, तो अब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इधर देखिए। आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ छोटी, वो डेरिवेशन का पार्ट है यार, प्लीज़ भरोसा रखो। न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सब अलग अलग है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अब आगे देखो अगला चैप्टर। अगर न्यूक्लियर साइज, गुरु न्यूक्लियर साइज क्या है, देखो फॉर्मूला रट लो, R बराबर R0 A⁻1/3। R0 को कभी कभी इंपीरिकल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। एनीवेज, एक ऐसी चीज़ है मास नंबर, याद रखना ये एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर है। R0 की वैल्यू आप ऑलरेडी जान रहोगे, रटा हुआ, ठीक। अब आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब होता है, पहले समझ लो, ये न्यूक्लियस की रेडियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो माल भरा होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उस माल को हम लोग कंबाइंड रूप में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। आल्दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है, बट एनीवेज अप्रॉक्सीमेशन के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लोग m के बराबर मान लेते हैं। क्या इन्हीं को न्यूक्लियन बोलते हैं? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ ये मास ऑफ वन न्यूक्लियन है? यस। टोटल न्यूक्लियन कितने होते हैं? a। तो अगर मैं न्यूक्लियस का मास पूछूँ तो मास हो जाएगा a इंटू एम। तो ये देखिए a इंटू एम। और वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। r की वैल्यू कितनी है, R0 A⁻1/3। तो पुट कर दो। पुट करने के बाद देखोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ पुट वुट करो तो डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी आ गई ये 3m/4πr0³, राइट। अब अगर देखो तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन फिक्स है, R0 फिक्स है, तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। इस पर ट्रिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहेंगे एल्यूमिनियम और कॉपर की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो, तो 1 आएगा। होश में रहना, ये फॉर्मूला लगाने के चक्कर ना पड़ना, वो रेडियस का फॉर्मूला है, वो न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए क्या है, सेम। बहुत दिमाग में फिट बैठा लो। अगला आता है कि न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जरा सोच के देखो। एक न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन इतने पास भरे, न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं, तो उनमें रिपल्सन नहीं होता होगा, बिल्कुल। अगर क्लासिकल थ्योरी देखोगे तो उस रिपल्सन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस को फ्लाई ऑफ हो जाना चाहिए, फ्लाई अपार्ट हो जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इन सब का बाप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह सबका बाप होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इनको बांध के रखता है। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखिएगा। इसका कोई फार्मूला हम लोगों के पास नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। हम लोग बस कैरेक्टर याद रखते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स है, पहले तो ये रटोगी, शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। मतलब कि कभी कल को पूछ ले प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या न्यूक्लियर फोर्स सेम होगा? यस। बड़ी सरप्राइजिंग आपको बात लग सकती है। सैचुरेशन इफेक्ट मतलब क्या है, तुरंत ही सैचुरेट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेफ्ट से मैं टीचर हूँ, मुझसे सब बच्चे, मैंने कुछ ऐसा घटिया टॉपिक पढ़ा दिया, कोई समझ भी नहीं पाया, सभी बच्चे आगे मेरे पास सवाल पूछने के लिए। तो अब पहले ही सर्किल वाले जो बच्चे होंगे उन्हीं को तो सवाल सुन पाएंगे, पीछे वालों को सुन ही नहीं पाएंगे, तुरंत सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अगल बगल चारों तरफ लोग खड़े हो गए, और थोड़ी पास है क्योंकि सवाल पूछ रहे पास है। अब उसके पीछे वाले क्या, उनसे कोई लेना देना नहीं, जबकि वो हमसे एक्चुअली बहुत दूर नहीं है। तो मेरा फोर्स कैसा हो गया, शॉर्ट रेंज, और उस वजह से इफेक्ट कैसा हो गया, सैचुरेट मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लोगों पर नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, सैचुरेट। अब ये ग्राफ होता है जो आपके रटा होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर क्या है, दो न्यूक्लियंस के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ ऐसा आता है, ठीक। अगर आप देखो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और उसके बाद घट रही है यानी अट्रैक्शन है, मतलब ये डोमेन कैसा हो गया, अट्रैक्शन, और फिर बढ़ रही है तो ये डोमेन कैसा हो गया, रिपल्सन। तो अगर पूछा जाए मैक्सिमम कब है, 0.8 फर्मी पे, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर, ठीक। तो इस ग्राफ को याद रखिएगा। अब आ जाता है मास डिफेक्ट। देखो मास डिफेक्ट का मतलब होता है कुछ कमी, झोल। वो झोल क्या है, वो झोल ये गुरु कि अगर मान लो 5 प्रोटॉन है मेरे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं। तो अब देखो 3 प्रोटॉन है, और अगर 7 - 3 4 न्यूट्रॉन है, ठीक। तो इसका मास कितना होगा, अगर ये मान लो अभी अलग अलग रखे हुए हैं, तो इसका क्या होगा, 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। और फिर मैंने इनको जबरदस्ती धक्का लगा के एक न्यूक्लियस में बंद कर दिया, तो वो क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो गैस क्या करोगे यार, ये और ये क्या रहेंगे, सेम होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी देखा गया ये वाला मास जो अलग अलग फ्री बाजार में घूम रहे थे वो ज़्यादा है इसके मुकाबले। इसको ऐसे समझो, मैं बढ़िया एग्जांपल हमेशा आलू प्याज वाला क्लास में देता हूँ। तो 3 आलू है, 4 टमाटर है, 3 आलू का अलग अलग मास किया गया, 4 टमाटर का, टोटल मास 2 किलो है। फिर झोले में भर दिया, फिर से क्या एक्सपेक्ट करोगे, 2 ही किलो, तो झोला मतलब न्यूक्लियस। लेकिन देखा गया न्यूक्लियस का मास 1.9 kg, मतलब कुछ मास में कमी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो देखो इधर ZMP मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन,
ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास, और ये मास है न्यूक्लियस का, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक, तो याद रखिएगा अगर मास डिफेक्ट में डेल्टा एम सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की रिएक्शन देख लीजिएगा, जरूरी है। ठीक, अब देखिए अगली चीज़, ये ज़रूरी है, इस पर सवाल काफ़ी आते हैं। देखो इधर देखो इस ग्राफ को आपको रटना है। क्या सारे एलिमेंट रटने नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसे रटता है। इधर की तरफ देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, होश में रहना, इधर की तरफ है मास नंबर। तो ये ग्राफ ऐसा है, ऐसा 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 कुछ। ठीक, ऐसे बना लो हल्का सा, दो चार एलिमेंट याद कर लो। टॉप पे कौन है, आयरन 56, लास्ट में कौन है, यूरेनियम 238, सबसे पहले कौन है, ड्यूटीरियम, फिर कौन है, ट्राइटियम। ठीक, और फिर बीच में कुछ स्पाइक्स हैं। कभी कभी पूछते हैं स्पाइक्स क्यों है, ये स्पाइक्स क्यों है। याद रखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या चाहेंगे गुरु, सारे एलिमेंट क्या चाहेंगे कि सभी लोग एलिमेंट चाहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे बीच में आने की, मतलब ये एलिमेंट इधर आने की कोशिश करेंगे और ये एलिमेंट इधर आने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको बताती है, स्टेबिलिटी को। तो अगर पूछा जाए क्या ये एलिमेंट इधर आना चाहेंगे, डेफिनेटली। क्या एलिमेंट इधर आना चाहेंगे, डेफिनेटली। जरा सोच के देखो, इन एलिमेंट का मास नंबर बड़ा कम है, ये मास नंबर ज़्यादा है, तो बताओ यहाँ कैसे आ पाएंगे, जुड़ के कि टूट के, जुड़ के, उसे बोलेंगे फ्यूज़न, उसे बोलेंगे फ्यूज़न। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूँ ये वाले एलिमेंट कैसे आ पाएंगे इधर, इसे बोलेंगे फिजन, टूटेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी की बेसिस पे ये पूछा जाता है, एक्सप्लेन फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसी ग्राफ को बना देना, बता देना ये एलिमेंट अगर इधर आना चाहते हैं, बीच में क्यों आना चाहते हैं, बी ज़्यादा है गुरु, बी पर न्यूक्लियन, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, फिजन छोटे छोटे न्यूक्लियस में। लेकिन अगर इधर वाले हैं तो ये इधर कैसे आएंगे, जुड़ना, मतलब फ्यूजन। यानी लाइटर एलिमेंट क्या शो करेंगे, फ्यूजन, और हैवियर एलिमेंट क्या शो करेंगे, फिजन। देखो मैंने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट आपके लिए लिख दिए, ये देखिए कि कौन से फ्यूजन शो करेंगे और कौन से फिजन शो करेंगे, सब पूरा लिखा हुआ है। रीड करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे एक सैचुरेशन इफेक्ट देख लेते हैं, फिर काम खत्म। देखो इधर अगर हम लोग एनसीईआरटी का डेटा देखें, 30 से मास नंबर 30 से 170 के बीच में कुछ कह रहे हैं। 30 यहाँ कहीं होगा और 170 यहाँ कहीं होगा। तो देखो तो ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट, तुम कह सकते हो सर चेंज हो रही है, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वो पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं क्यों हो रहा है भाई। ऐसा सोचो, जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, बहुत बहुत जल्दी समझ लें, 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, बढ़ेगी, ऑब्वियसली, कूल, राइट। तो एक प्रोटॉन है यहाँ पे, प्रोटॉन नंबर 2, प्रोटॉन नंबर 3, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब काम खत्म हो गया। इसके बाद फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इन वालों से कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि दूर है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, राइट। इसको सबसे बढ़िया ऐसे समझने की कोशिश करो कि क्यों सेचुरेट हो जाता है। जैसे ऐसे सोचिए कि मान लो असेंबली में आपके मैनेजर साहब खड़े हैं स्कूल में, ठीक, अभी 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 मान लो कि सब बच्चे मैनेजर साहब नहीं, सब बच्चे रैंडमली टहल रहे थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लड़के प्रोटॉन लड़कियां न्यूट्रॉन, ठीक, सब इधर उधर रैंडमली टहल रहे थे। उसके बाद जैसे मैनेजर साहब आए, मैनेजर साहब न्यूक्लियर फोर्स है, मैनेजर साहब आए, जैसे उन्होंने देखा तो असेंबली में लाइन लगा दी गई। तो जो आगे वाले बच्चे हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मान लो लड़के हैं, लेट से प्रोटॉन, थोड़ी देर के लिए प्रोटॉन, तो क्या लड़के आपस में एक दूसरे को रिपल्सन नहीं करना चाहते, लड़के एक दूसरे को उंगली नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाह रहे हैं। लेकिन मैनेजर साहब सामने खड़े तो लड़कों के अंदर डर है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स है, एकदम फ्रंट में खड़े हो, पास में, शॉर्ट रेंज, अभी काम कर रहा। लेकिन जो असेंबली की दूसरी स्टेज होगी, दूसरी लेयर होगी, बीच वाली मिडिल लेयर, वहाँ पे लड़के एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे, लेकिन मैनेजर साहब की नज़र भी है, तो थोड़ी बहुत नज़र भी है और थोड़ा बहुत रिपल्सन भी, तो चीज़ें लगभग क्या हो जाती हैं, बैलेंस्ड आउट। लेकिन जो पिछली वाली लाइन है, एकदम पीछे बैक बेंचर्स जो हैं, तो उन पे तो मैनेजर साहब की कोई नज़र नहीं, तो वो लड़के फुल क्या कर रहे होंगे, नौटंकी। तो अब दो फोर्स हैं, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक हो गया न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जब पास में मैनेजर साहब खड़े हैं, पहली लाइन जो है, वो लड़के भी एक दूसरे को रिपल्सन कर देना चाह रहे हैं, धक्का देना चाह रहे हैं, लेकिन मैनेजर साहब न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है। सेकंड लाइन में न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा वीक होगा और थर्ड में एकदम वीक हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी है आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक। ये आपका न्यूक्लियर चैप्टर भी हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर में, जो कि सेमीकंडक्टर। वैसे तो बहुत पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग तो थ्योरी पढ़ते हैं, तो अभी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो लोग पूछते हैं बैंड डायग्राम क्या। तो बैंड डायग्राम समझने पहले सोडियम को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 11 होता है, 2 8 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं बैटरी लगाऊंगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, अब इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसे बोलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा आपने पढ़ा होगा, इसको आपने पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको पेनल्टीमेंट, ये सब नाटक सुना होगा, बट हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, बताओ ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब बताओ जिसकी एनर्जी ज़्यादा वही तो दौड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं एल्युमिनियम में 2 8 3 किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिजली इसकी ज़्यादा होगी। तो दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड ऊपर होगा गुरु, कंडक्शन, कौन सा नीचे होगा, वैलेंस। दोनों के बीच का गैप जो होता है उसे बोलते हैं ईजी, फॉरबिडन एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी लेवल या एनर्जी गैप, ठीक, फॉर्मी एनर्जी लेवल। तो याद रखिएगा। अब सुनिए,
ये सवाल कई बार पूछा गया है। अगर वो पूछें इंसुलेटर है तो याद रखना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गैप ज़्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गैप कम होगा तो क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। अगर गैप ऑलमोस्ट जीरो तो उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अब एक बात समझो, क्या इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं, तो उसका कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो कंडक्शन बैंड कैसा होगा, एम्प्टी। होपिंग आप समझ पाओगे। अब देखिए पूरा कंडक्शन, पूरा हमने सेमीकंडक्टर को तोड़ दिया। देखो इधर सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, एक कंपाउंड 3 होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिन्होंने पढ़ा है क्लास में मैग्नेटिक भी कराया होगा, बट अगर टाइम नहीं तो छोड़ दो, रटने की कोई जरूरत नहीं। फिर आता है एलिमेंटल। एलिमेंटल में दो तरह के, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल मतलब एलिमेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक, पहली बात तो ये। अब देखो एक्सट्रेंसिक के भी दो टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे होती है डोपिंग। डोपिंग में याद रखना, पी टाइप में डोपिंग होती है होल्स की, ठीक। एन टाइप में डोपिंग किसकी होती है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो जल्दी समझा देते हैं। देखो ये हो गया ग्रुप 14, ये हो गया ग्रुप 15 और ये हो गया ग्रुप 16, ठीक। अब देखो ग्रुप 16 रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया ग्रुप 13, ठीक। अब ग्रुप 13 में एलिमेंट आप रट लीजिएगा प्लीज, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब सुनो मेरी बात, पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग जो होती है वो होती है ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो इधर से तुमने डोप किया इसको। एन टाइप में किसकी डोपिंग होगी, ग्रुप 15 की। तो पता कभी कभी वो बोलेंगे ही नहीं ग्रुप 15 और ग्रुप 13, एलिमेंट लिख देंगे कि बिस्मथ की डोपिंग होगी, क्या हो गया, मुंह बना लियो लकड़बग्गे जैसा, बिस्मथ पता ही नहीं क्या। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 13 के एलिमेंट याद कर लेना, मैंने लिख दिया, ठीक। तो अगर ग्रुप 15 की होगी तो क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट, और ग्रुप 13 की होगी क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट। ग्रुप 15 के केस में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने 5, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो जब 5 वैलेंसी दोगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ग्रुप में कौन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और होल्स क्या हो जाएंगे, कम, ठीक। यहाँ देखो पी टाइप के केस में कौन ज़्यादा होगा, होल्स। क्यों, होल्स क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब आप ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 13 को इसमें डोप करोगे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, और ये देख कितने पाएंगे, 3, यानी एक वैकेंसी रह जाएगी, उसी वैकेंसी क्या बोलते हैं, होल्स। तो फिर से समझ पाओगे, यहाँ किसकी डोपिंग होती है, ग्रुप 13, मतलब 3 वैलेंसी, एक होल रह जाएगा, तो मेजॉरिटी कौन होंगे, होल्स, माइनॉरिटी कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 की अगर अपन बात करें तो ग्रुप 15 के केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 5 वैलेंसी वाले हैं, जो 5 वैलेंसी वाले दोगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एनी ग्रेटर देन एनएच। दोनों ही केस में एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है जिस पर न्यूमेरिकल है एनी एनएच बराबर एनआई स्क्वायर, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो सब खेल सेम ही है, इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर रहते हैं और वो एनआई के बराबर होते हैं। टोटल करंट याद रखना इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के समीशन से होगी, ठीक। अब देखिए आगे मैं हल्का समझा देता हूँ आपको रैंडम, ऐसे मतलब समझ लीजिए ये होल्स वगैरह क्या है। देखिए मान लीजिए एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है, मैं जल्दी समझा देता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा, व्हाट्सएप बिग डील। देखो एक सिलिकॉन एटम है, ये रूम टेम्परेचर पर रखा है, तो एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, राइट। रूम टेम्परेचर पर रखा है, तो ऐसा हो सकता हो बिकॉज ऑफ एनी कॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाए। जैसे बॉन्ड तोड़ के निकलेगा वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होगी, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री है ये। अब जब बैटरी लगाओगे, जैसे बैटरी लगाओगे, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन भी दौड़ेगा और ये होल्स भी दौड़ेंगे, दोनों दौड़ेंगे। होल्स कैसे, सोचो होल्स कैसे दौड़ेगा, होल्स इन रियलिटी नहीं दौड़ता, इस होल में वैकेंसी, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ सकता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं होल। तो बेसिकली कौन दौड़ेगा, होल दौड़ेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो पूरी तरह से फ्री है, इस पर किसी की कोई पकड़ नहीं, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा बंधा है, तो इसलिए ये यहाँ से जंप करके जा सकता है। इसको ऐसे समझो कि स्कूल में आप 2 टाइम पे होते हो, एक बार स्कूल के अंदर होते हो, एक बार स्कूल के बाहर होते हो। जब स्कूल के बाहर होते हो तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जो बॉन्ड तोड़ के निकल गया, स्कूल से निकल गया, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। एक जो है बंधा हुआ, मतलब जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में जंप करने के लिए अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन, तो क्या स्कूल में आप मूव नहीं करते हो, मूव करते हो, बट वो मूवमेंट कैसा होता है, रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन जो बाहर मूव करते हो वो कैसा होता है, एकदम फ्री, राइट। तो 2 तरह के मोशन होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स। आई होप आप समझ पाओगे, करंट भी दोनों की वजह से होगी, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अब तुम कहोगे सर मान लो एको बॉन्ड ना टूटे हो तो क्या होगा, अगर गुरु एको बॉन्ड नहीं टूटे तो उसे बोलेंगे 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन पे ऐसा हो सकता है कि एको बॉन्ड ना टूटे। अगर एको बॉन्ड नहीं टूटे उसे बोलेंगे 0 केल्विन, और 0 केल्विन के केस में याद रखना एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने वाली है। देखिए 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी। इसका अंदर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह की, कोई बॉन्ड टूटे नहीं। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे रखोगे या टेम्परेचर 0 से बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, और जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही क्या क्रिएट होंगे, होल्स। ये देखो 4 बॉन्ड टूटे तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 4 लड़के स्कूल से निकाल दिए गए, वो बाहर टहल रहे हैं, अंदर 4 वैकेंसी क्रिएट हुई। उन वैकेंसी को फिल करने के लिए लेट से एक क्लास है, उससे 4 बालक निकाल दिए गए,
और एक और क्लास सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए से 4 बालक निकाल दिए गए, अब ये फ्री घूम रहे हैं बाजार में, एकदम फ्री हैं ताबड़तोड़। लेकिन इन वैकेंसी को फिल करने के लिए क्लास बी से 4 बच्चे इधर आ गए, ठीक। तो वो 4 बच्चे जो बाजार में घूम रहे हैं वो ये हैं, और ये वैकेंसी है, इनको वैकेंसी फिल करने के लिए यहीं से कोई ना कोई सेक्शन का कूद के आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ, देखिए समझाते हैं आपको पीएन जंक्शन का प्रोसेस क्या होता है। इस समरी को पढ़ भी लीजिए कि देखिए बड़ी अच्छी समरी लिखी मैंने सोच समझ के। एक प्योर सिलिकॉन वेफर है, याद रखना कभी भी सवाल एनसीईआरटी में पूछते हैं क्या पीएन जंक्शन पी और एन सेमीकंडक्टर को ऐसे ऐसे जोड़ के बना सकते हैं? नहीं नहीं, नॉनसेंस है। पी और एन को जब जोड़ोगे तो याद रखना उनके बीच में कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट नहीं रहता, उनके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी में दिया भी। अब देखिए प्योर सिलिकॉन अगर है तो इधर की तरफ पी टाइप डोप करेंगे, इधर की तरफ एन टाइप। याद करो पी टाइप का मतलब कितनी वैलेंसी 3, यानी ये ताबड़तोड़ यहाँ क्या हो जाएंगे? होल्स, राइट। एन टाइप का मतलब क्या था? 5 वैलेंसी, यानी ताबड़तोड़ क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, इधर होल ताबड़तोड़ है, इधर इलेक्ट्रॉन। क्या इधर थोड़े बहुत होल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, रूम टेम्परेचर टूटने वाले। क्या इधर बहुत थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे। तो बताओ लेफ्ट में मेजॉरिटी कौन है? होल्स। राइट में मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। लेफ्ट में माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। राइट में माइनॉरिटी कौन है? होल्स। अब इधर होल ताबड़तोड़ है, इधर होल कम है, तो क्या जब परफ्यूम स्प्रे करते हो यहाँ परफ्यूम ज़्यादा है, उधर कम है, फैल जाता है, क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूज़न। तो मुझे बताओ क्या यहाँ से यहाँ होल तो डिफ्यूज़ होंगे? यस। क्या यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे? यस। तो होल्स का डिफ्यूज़न होगा और किसका डिफ्यूज़न होगा? इलेक्ट्रॉन का। वैसे तो दोनों ही सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं, लेकिन गुरु जब इधर से इधर कुछ होल जाएंगे तो इधर कैसा आ जाएगा? प्लस। ना ना ना, गलती कर दी। उधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बताओ इधर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इधर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पीएन जंक्शन, ठीक। अब सुनो, तो अगर पूछा जाए सबसे पहले क्या होगा, कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूज़न। ये देखो, और डिफ्यूज़न किन चार्ज कैरियर की वजह से होगा? मेजॉरिटी। अच्छे पॉइंट लिखे, बहुत बेहतरीन, आपको कहीं मिलेंगे नहीं। फिर बताइए, जब यहाँ से कुछ होल इधर उधर, मतलब बेसिकली कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके इधर आ जाएंगे, तो बेसिकली होगा क्या? वो होल्स अपना मूवमेंट फ्री जो था वो खत्म हो जाएगा उसका काम, ठीक। तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। वहाँ पे एक आपने देखा इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हुई, एक पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ, उसे बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक। बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को कम करेगा, ड्रिफ्ट को बढ़ाएगा। इसको रियल लाइफ में समझो, क्योंकि टेक्निकल समझाएंगे तो समझ नहीं पाओगे। ऐसे समझो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा, ये है होल्स ताबड़तोड़ यहाँ पे, और इधर हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक देश हिंदुस्तान, एक देश पाकिस्तान, पटिशन हो रहा। तो इधर से बहुत सारे हिंदूज इधर जाएंगे, उधर से बहुत सारे मुस्लिम्स इधर आएंगे, राइट। लेकिन जब शुरुआत में क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न, क्योंकि जब गवर्नमेंट भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही लोगों को हैंडल कर सकती है, राइट। शुरुआत में डिफ्यूज़न हो रहा है, तो जब लोग एक दो आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो गवर्नमेंट के अंदर दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या सेटअप कर देगी? आर्मी, अपने अपने देश की, कि वो आर्मी इन लोगों को रोकेगी, भाई साहब अब ऐसा है उसी देश में रहिए, बाद में जब रूल रेगुलेशन आएंगे तब भाई साहब आप भी उसी में रहो। तो जो आर्मी है, जो बैरियर पोटेंशियल है, वो किसको रोक रहा है? माइग्रेशन को, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। लेकिन जो थोड़े बहुत लोग हैं उनको क्या कर देगा? ठीक है तुम चले जाओ। अच्छा, तो अगर इधर 2-4 छुटभैये हैं, है ना, माइनॉरिटी, इनको कहा चलो अच्छा निकल जाओ, इधर से भी थोड़ा छुटभैये इनको भेज दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए बैरियर पोटेंशियल किसके लिए बैरियर है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। बैरियर पोटेंशियल किसके लिए बैरियर है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए, ठीक। तो बैरियर पोटेंशियल डिफ्यूजन को रोकेगा, ड्रिफ्ट को बढ़ाएगा। ड्रिफ्ट किसकी वजह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मैं लिखना भूल गया, मुझे लिख देना चाहिए था, ठीक। आगे देखो, एक समय ऐसा आएगा जब क्या क्रिएट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया उस समय पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या रहते हैं? इक्वल। आई होप आप समझ पाओगे। ये पूरी पीएन जंक्शन कहानी है, दबा के पूछा गया ताबड़तोड़, अच्छी तरह समझ रहे ना। ये डायग्राम बना देना एनसीईआरटी का, सब पूरा मैंने समझा दिया, वही लिखा हुआ। अब देखो अगली चीज़ आती है बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है पोटेंशियल अप्लाई करना। देखो इधर एक डायोड है, डायोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे जोड़ दें तो इससे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। प्लस को प्लस से जोड़ दो, ये बेसिकली बता देते हैं। अच्छा, ये जो होता है ये पी साइड होता है। कैसे याद करोगे? पी ऐसे बनाओगे, ये देखो पी साइड, और ये कैसा होता है? एन साइड। तो बेसिकली अगर हम लोग पी को पी से जोड़ दें, एन को एन से जोड़ दें, उसे हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड। अब प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक। लेकिन अगर उल्टा है, अब जो थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे वो सोच रहे होंगे सर वो लो पोटेंशियल होता है, वो हाई पोटेंशियल होता है, वो सब कहानी मैं भी जानता हूँ, न्यूमेरिकल में कवर करने की, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है भी नहीं, बनो भी नहीं। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग हम लोग लगा दें तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? थोड़ा समझने की कोशिश करी जाए। देखिए मुझे बताइए, यहाँ ताबड़तोड़ होल्स भरे हुए हैं कि नहीं? डेफिनेटली। और यहाँ ताबड़तोड़ क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मुझे बताओ, जब तुमने इधर से पॉजिटिव लगा दिया तो बताओ ये होल्स को धक्का देगा कि नहीं? होल्स को धक्का देगा तो होल्स इधर की तरफ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा कि नहीं? तो बताओ ये दोनों बीच में ऐसे आएंगे कि नहीं? तो अब इसलिए इस डिप्लीशन रीजन को ये क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक। तो और कम करते 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 एक समय पर वो जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो होगा सडन करंट रस होगी कि नहीं, राइट। तो देखो इधर फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। डिप्लीशन रीजन की विथ क्या होती है? डिक्रीज। रेजिस्टेंस भी क्या होता है? डिक्रीज। करंट आती है, यस। और करंट किसके वजह से? मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ऑब्वियसली मेजॉरिटी की वजह से, क्योंकि उन्हीं को रोक रखा था आपने।
और रिवर्स बायस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट। अब देखो ये आई वी करेक्टरिस्टिक्स है जो आपके प्रैक्टिकल में भी था, इस डायग्राम को सर्किट डायग्राम का भी कोई बनाने देते हैं तो बड़ा ईजी है। देखो घटिया चीज़ों के चक्कर में ना पड़ा करो, बड़ा ईजी है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब करंट नापनी क्या लगाओगे, एम मीटर, वोल्टेज नापना क्या लगाओगे, वोल्ट मीटर, वही सब नाटक है। और ये एरो का मतलब है कि पोटेंशियल आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब आ गया आपका यहाँ पे आई वी करेक्टरिस्टिक्स, इसमें कोई मदद नहीं करी जा सकती। शुरुआत में देखो थोड़ी देर करंट जीरो है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल को ओवर करना पड़ता है ना, कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज लगाओ जो बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा था, ओवर, उसे बोलते हैं नी वोल्टेज जब वो ओवर हो रहा है, ठीक। याद रखना ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। और अगर बहुत वोल्टेज बढ़ा दोगे रिवर्स बायस में तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ब्रेक डाउन हो जाता है डायोड का, ठीक। अब देखिए अब आ जाता है रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर का मतलब होता है सीधा करना, सही करना। जैसे इधर देखो, अगर मैं आपको बताऊं, जरा बताना मुझे, क्या इस समय बल्ब जलेगा क्या? डेफिनेटली जलेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो होगी, ठीक। और जैसे करंट फ्लो होगी तो ये करंट को अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, ठीक। तो अगर हम लोग ढंग से देखें इस डायग्राम को, इसको इग्नोर कर दो, इसको समझ लो यहाँ पे एक, मैं इसको इस डायग्राम को ऐसे यहाँ बनाता हूँ आपके लिए। ये एक एसी सोर्स है और ये डायोड है, ठीक। तो एसी सोर्स सभी लोग जानते होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस चेंज होता रहता है। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, ठीक। तो अगर मैं पूछूं क्या 1 वाला करंट अलाउ होगा, यस, क्योंकि ये प्लस है। 2 वाला नहीं, माइनस है। 3 वाला प्लस, यस है। तो क्या आधा अलाउ हो रहा है, यस। तो देखो इधर ये देख के डरो मत, बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का सोर्स है, वो एसी करंट का सोर्स है ट्रांसफार्मर, राइट। तो देखो जब ये प्लस है और ये माइनस है तो देखो ये प्लस लगातार, तो ये अलाउ हो गया। लेकिन जैसे माइनस हुआ अलाउ नहीं हुआ, फिर से प्लस अलाउ, फिर से माइनस अलाउ। तो अगर आप देखो तो प्लस वाला अलाउ हो जा रहा, माइनस वाला अलाउ, इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि आधी वेव पास कर रहा है। तो अगर आप ढंग से देखें तो बेसिकली ये क्या है, एक साइकिल, और ये कितनी साइकिल, 2, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। और इधर भी देखो जो पास हो रही, एक साइकिल एक साइकिल, तो मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, आउटपुट। एक बार सवाल पूछा गया इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट के बराबर होती है हाफ वेव में, यस। आप देखिए आगे, अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे 2 डायोड लगे, पहले मैं आपको इजीली इधर समझाता हूँ। एसी सोर्स, डायोड, यहाँ बल्ब लगा या कोई रजिस्टर लगा, टीवी लगा, देखो इधर ये प्लस ये माइनस, इसको 1 बोल देते हैं, ये माइनस ये प्लस, इसको 2 बोल देते हैं, ये प्लस ये माइनस, इसको 3 बोल देते हैं, राइट। अब देखना क्या 1 वाला अलाउ होगा, यस। क्या 2 वाला अलाउ होगा, हाँ अलाउ होगा, लेकिन D1 डायोड अलाउ नहीं करेगा, D2 डायोड अलाउ करेगा। फिर 3 अलाउ होगा, यस। कौन अलाउ करेगा, D1। तो एक बार D1 अलाउ करेगा, एक बार कौन अलाउ करेगा, D2। तो देखो इधर, और जिस टाइम पे D1 पॉजिटिव उसी टाइम पे D2 क्या है, नेगेटिव। जिस टाइम पे D2 पॉजिटिव उस टाइम पे D1 क्या है, नेगेटिव। उल्टा हो रहा है। तो देखो इधर देखो, अब थोड़ा सा ये रटना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा नहीं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, इसको रट लीजिएगा। एसी सोर्स यहाँ पे कौन सा होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब देखिए इधर, देखिए इधर, जब ये वाला पॉजिटिव है ये, तो बी वाला कैसा है, नेगेटिव। फिर जब ये नेगेटिव है तो बी वाला कैसा है, पॉजिटिव। फिर से ये पॉजिटिव है तो ये कैसा है, नेगेटिव। तो देखो ए पे पॉजिटिव है तो अलाउ कर दिया, ये नहीं अलाउ हुआ D2 से। ए पे नेगेटिव है तो ये अलाउ नहीं कर पाएगा। अब कौन अलाउ करेगा, D2। फिर कौन अलाउ करेगा, D1। फिर कौन अलाउ करेगा, D2। आई होप आप समझ पा रहे होगे। साइकिल कितनी है, एक साइकिल 2 साइकिल, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, लेकिन यहाँ कितनी साइकिल, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी कितनी 4, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक। अब देखो, अब ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे, रट लो इसको कि अगर एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हो तो वो जो रिपल्स थे ऐसे थे, ऐसे है ये, वो रिपल्स समाप्त होकर लगभग स्ट्रेट लाइन आता है। इसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क हाउ इट वर्क्स। मैंने क्लास में समझाया भी, टंकी लेके ये लो कि वो लेके, केवल वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं, बस इतना समझो। ये तुम्हारा एसी सोर्स है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर से करंट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे। उसके बाद आप कैपेसिटर लगा दीजिए, जैसे आप कैपेसिटर लगाओगे तो आउटपुट ये आएगा, ठीक। आई होप आप समझ पाओगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल वे आई एम टीचिंग, बट एनीवेज आपको समझना है कि हमारे लिए ज़रूरी है थोड़ा फास्ट आपको चीज़ें मूव कराना। नहीं समझ पा रहे हो, रटते जाओ, नहीं समझ पा रहे हो, रटते जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार रट लो, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच।